द नेक्स्ट कंडीशन इज देयर मस्ट बी ट्रांसफर. देयर मस्ट बी ट्रांसफर. अगर आपको जीएसटी याद होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पे टैक्सेबल इवेंट क्या था? सप्लाई था. सप्लाई का स्कोप कैसे बड़ा था? बिल्कुल उसी तरह इधर भी उन्होंने ट्रांसफर का स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा रखा है. द वर्ड योर यूज इज नॉट सेल. The word your use is not very specific. The word your use is transfer. और इस ट्रांसफर को उन्होंने फिर से डिफाइन किया है. अगर ट्रांसफर का डेफिनेशन देखते हैं, so transfer has been defined under section 247. It has been defined, my dear students, under section 247. Okay? Yes, fine. Okay. Yes, अब आगे बढ़ते हैं. So what is meant by transfer, my dear students? What is meant by transfer? Okay, transfer includes. So it is an inclusive definition. It is an inclusive definition, my dear students. Okay, fine, no problem. It is an inclusive definition. और यहाँ पे क्या लिखा गया है? इस ट्रांसफर के डेफिनेशन में क्या लिखा गया है? ट्रांसफर includes one, sale of asset. इट इंक्लूड्स सेल ऑफ एसेट. मगर मतलब अगर हमने अपना कैपिटल एसेट बेचा, अगर हमने हमारा कैपिटल एसेट बेचा, then will it be treated as transfer? Absolutely yes, it will be treated as transfer. Clear? It will be treated as transfer, my dear students. Okay, further next. Okay, so here अगर मैं लिखती हूँ, so 247 में डिफाइन किया गया है ट्रांसफर. और यहाँ पे इंक्लूडेड इन ट्रांसफर क्या क्या है? फर्स्ट, इन केस ऑफ रिलेटेड टू एसेट. ओके, तो सेल ऑफ एसेट या एक्सचेंज ऑफ एसेट. एक्सचेंज ऑफ एसेट मतलब क्या? तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा. राइट, तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा. एक्सचेंज. एक्सचेंज. ओके, मतलब आई एम गिविंग यू हाउस, यू गिव मी लैंड. आई एम गिविंग यू लैंड, यू गिव मी बिल्डिंग. Okay, I am giving you, say for example, I am giving you my gold ring, you give me your gold chain. Do you understand? Do you understand? So sale of asset, exchange of asset भी. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मैम? ऐसा क्यों? क्या? What actually happened? What actually happened and why this actually exchange भी उन्होंने include किया, मैं बताती हूँ. सेल. ओके, मैंने आपको सेल किया, आपने मुझे पैसा दिया, इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर. ओके, यस. अब मुझे मेरा लैंड बेचना है. मुझे मेरा लैंड बेचना है और मुझे पता है कि लैंड कैपिटल एसेट है और अगर मैं उसको बेचूंगी तो वो ट्रांसफर होगा और उस पर कैपिटल गेन्स लगेगा. तो मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? ढूंढ ढूंढ के ऐसे किसी पर्सन को ढूंढा जिसको लैंड चाहिए, जिसको लैंड चाहिए. ओके, अब उसको मैंने बोला कि आपको लैंड चाहिए ना, मैं दूंगा, पर रिटर्न में आपने मुझे पैसे नहीं देने चाहिए. ओके, आपके पास क्या है? आपके पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स है ना, तो आप मुझे गोल्ड ऑर्नामेंट्स दो, मैं आपको लैंड दूंगा, तो अपना एसेट भी एक्सचेंज हो जाएगा और अपने रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो जाएंगे. व्हाट डज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कम टू नो? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा हाँ, चूना लगाना स्टार्ट हो गया. अगर सेल करते तो कैपिटल गेन आता और उनको टैक्स पे करना पड़ता. इसलिए उन्होंने क्या किया? एक्सचेंज किया. इसलिए उन्होंने डेफिनेशन में सेल और एक्सचेंज ऑफ एसेट इंक्लूड कर दिया. क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट, relinquishment of asset. What is the relinquishment of asset, my dear students? जैसे कि हमने देखा है, capital asset is any property, tangible, intangible. Physical asset is also a capital asset and rights involved are also capital assets. Okay? जैसे कि for example, अंधेरी ये नाम तो हमने सुना है. This is a very famous place in Mumbai, right? One of the prime areas, considered to be a prime areas in Mumbai. तो क्या हो जाता है अगर मुंबई में अंधेरी में, ओके, अंधेरी के आजू बाजू, अगर मुंबई की खासियत मैं आपको बताती हूँ, हर अच्छे एरिया के बाद एक स्लम एरिया. ओके, तो मैं एक बहुत बड़ी बिल्डर हूँ, अज्यूम करो दैट आई एम अ वेरी बिग बिल्डर. ओके, तो मैं क्या करती हूँ? स्लम एरिया को अप्रोच करती हूँ. उस स्लम एरिया को अप्रोच करती हूँ और कहती हूँ आप मुझे आपका एसेट दे दो, आप आपकी मुझे ज़मीन दे दो, मैं यहाँ पे एक बहुत आलीशान कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा और आपको मैं उस कॉम्प्लेक्स में घर दूंगा. अगर आपको घर नहीं चाहिए तो मैं आपको 3 गुना दाम दूंगा आपके प्रॉपर्टी के लिए. राइट. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? ओके, ठीक है, ले लो पैसे दो. मतलब वो अपने एसेट में, उनकी जो लैंड थी, उनकी जो जमीन थी, उनका जो घर था, उस पे जो उनका राइट था,
वो राइट उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उन्होंने वो राइट क्या कर दिया, खत्म कर दिया। दिस इज नोन एज रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट। ओके, अपनी राइट्स, एक एसेट की तरफ अपनी राइट्स खत्म करना। ओके, यस, सो रेलिंक्विशमेंट। ओके, अब इसको याद कैसे रखोगे? ओके, तो ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो स्लम्स। ओके, स्लम्स टू बिल्डर्स। तो यूल क्विकली इमेजिन कि मैम ने क्या एग्जाम्पल दिया था हमको। ओके, नाउ नेक्स्ट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन एसेट। एक्सटिंग्विशमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी किसी एसेट में राइट खत्म होना। अरे मैम अभी तो आपने इसके बारे में बताया। सी, अंडरस्टैंड देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन रेलिंक्विशमेंट एंड एक्सटिंग्विशमेंट। रेलिंक्विशमेंट मतलब जानबूझ के हम अपना राइट उस एसेट में से छोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। एक्सटिंग्विश होना मतलब खत्म हो जाना, अपने आप खत्म हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करती हूं, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करती हूं, ओके, तो कन्वर्जन होने के बाद क्या मुझे प्रेफरेंस शेयर्स के राइट्स मिलेंगे? नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स के राइट्स मिलेंगे। करेक्ट, करेक्ट। सो दिस इज नोन एज एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एसेट। सो एक्सटिंग्विशमेंट। ओके, तो ब्रैकेट में हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। ओके, क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट। अब ये क्यों इंक्लूड कर दिया गया? अब ये क्यों इंक्लूड कर दिया गया? ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को मेट्रो का प्रोजेक्ट करना है, और मेट्रो का प्रोजेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत है, और उन्होंने जो रोड मैप बनाया है मेट्रो का, उस रोड मैप में आता है बीच में मेरा घर। ओके, तो गवर्नमेंट मेरे पास आई, गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि मैम हमको आपका घर चाहिए, हम आपको इतना इतना कॉम्पनसेशन लेंगे, आप देश की भलाई के लिए आप अपना घर न्यौछावर कर रहे हो, तो आप कर दीजिए। तो मैंने खुशी खुशी अपना घर गवर्नमेंट को दे दिया, कॉम्पनसेशन ले लिया, और मैं गायब हो गई। अब गवर्नमेंट मुझे ढूंढ रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे ढूंढ रहा है कि पीयूषा मैम किधर गई, पीयूषा मैम ने तो टैक्स ही नहीं पे किया। पीयूषा मैम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फोन करके बोलती है, आप कौन से इनकम टैक्स की बात कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, आपके पास एक घर था, वो घर आपने गवर्नमेंट को दिया, बराबर है ना, तो गवर्नमेंट ने आपको कॉम्पनसेशन किया, राइट? तो अब ओके, अब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या बोलती हूँ? क्या मैंने सेल किया है? क्या मैंने एक्सचेंज किया है? क्या मैंने रेलिंक्विश किया है? क्या मैंने एक्सटिंग्विशमेंट है मेरे राइट्स का? ओके, यस, टेल मी माय डियर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टेल मी आप मुझे किस अधिकार से इस कॉम्पेंसेशन पे आप मुझसे इनकम टैक्स मांग रहे हो, कैपिटल गेन्स मांग रहे हो? इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया? टू रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ कंफ्यूजन, उन्होंने यहां पे इंक्लूड कर दिया कि अगर कंपल्सरी एक्विजिशन होता है, तो अगर जो आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है, ओके, उस पे आपको इनकम टैक्स, उस पे आपको कैपिटल गेन्स दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन्स, और उस पे आपको उसको कैपिटल गेन्स कंप्यूट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आई थिंक डीम्ड ओनर में आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, मैं हूं और मेरा एक फ्रेंड है, उसको घर चाहिए, मुझे घर बेचना है, तो मैंने उसको बेच दिया। हमारे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो हमने रजिस्टर ही नहीं किया हमने सेल रजिस्टर ही नहीं किया है, उसको पोजीशन दे दिया है, ही इज एंजॉइंग द प्रॉपर्टी। In that case, who will be the deemed owner? Me or my friend? My friend will be considered as deemed owner, and this will be considered as transfer, my dear students. It will be considered as transfer. Next is maturity or redemption of zero coupon bonds. Zero coupon bonds का maturity या redemption. Now, why is it considered as transfer, my dear students? Zero coupon bonds. कूपन मतलब क्या? कूपन रेट किसको बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं। बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलता है, बराबर है, और जीरो कूपन मतलब 0% इंटरेस्ट रेट, मतलब जो पीरियोडिकली बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलता है ना, ऐसा कोई इंटरेस्ट जीरो कूपन बॉन्ड्स में नहीं मिलता। बट जीरो कूपन बॉन्ड्स जब मैच्योर होते हैं, तो उसमें से कॉस्ट, वो जो पैसा रिडीम होता है, उसमें सारा की सारा इंटरेस्ट क्लब होके लमसम अमाउंट हमको मिलता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ओके, यस, नेक्स्ट इज any transaction
whether by way of becoming a member of a company or cooperative society which has the effect of transferring or enabling enjoyment of any immovable asset. मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, गोकुलधाम सोसाइटी. Gokuldham society is engaged in building houses or flats, suppose. Okay, Mr. Bhide becomes a member of Gokuldham society and pays agreed amount to Gokuldham society towards a house or flat. Gokuldham society hands over possession of house or flat to Mr. Bhide even without executing any conveyance deed. Under section 247, there is transfer of house or flat by Gokuldham society to Mr. Bhide. डू यू अंडरस्टैंड मतलब क्या अगर आपने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के पहले ही अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने या हाउसिंग सोसाइटी ने अपने मेंबर को फ्लैट दे दिया पोजेशन के लिए, देन इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? ट्रांसफर. इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर. ओके, अब नेक्स्ट वाला केस जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. ऑफशोर ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व अंडरलाइंग एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया. द वन ऑफ द मोस्ट फेमस केसेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वोडाफोन केस. ओके, बिफोर गोइंग अहेड लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर, ये वाला लेक्चर थोड़ा लंबा रहेगा. जब तक मेरा कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता मैं ये लेक्चर खत्म नहीं करूंगी. एंड दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर कैपिटल गेन्स. अगर ये लेक्चर आपने ठीक से सुना और अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हुआ, देन द फर्दर चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी 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 सिंपल. ओके, यस. अब मैं आपको थोड़ा सा वोडाफोन केस, आई नो इट इज नॉट इन योर सिलेबस बट एज आई टोल्ड यू जनरल नॉलेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि वोडाफोन केस में एक्चुअली हुआ क्या था. ओके, वोडाफोन कंपनी से देयर इज अ नॉन रेसिडेंट. ओके, अंडरस्टैंड, यहाँ पे इंडिया में, ओके, से दिस इज इंडिया. ओके, दिस इज इंडिया और यहाँ पे एक कंपनी है. ओके, लिसन टू मी, यहाँ पे एक कंपनी है. ओके, और जब कंपनी रहेगा तो इसका शेयर होल्डिंग रहेगा, राइट. दिस इज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में यहाँ पे शेयर्स रहेगा. ओके, रहेगा. अब एक कंपनी है विच इज आउटसाइड इंडिया. एक कंपनी है विच इज आउटसाइड इंडिया. अब इस कंपनी का, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इस कंपनी का इंडिया में जो कंपनी है उसमें क्या है? शेयर होल्डिंग है. उसमें क्या है? शेयर होल्डिंग है. मतलब यहां पे बनाती हूं, इसके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में जो शेयर्स है ना, वो कौन से वाले शेयर्स हैं? ये वाले शेयर्स हैं. ओके, मतलब इन शॉर्ट दिस कंपनी इज होल्डिंग शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी. ओके, यस. नाउ देयर इज अ नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. ओके, वन नॉन रेसिडेंट हियर एंड वन नॉन रेसिडेंट हियर. ओके, अब ये नॉन रेसिडेंट, ओके, ये नॉन रेसिडेंट क्या है? सी अंडरस्टैंड, दिस इज अ कंपनी, दिस इज अ फॉरेन कंपनी, दिस इज एन इंडियन कंपनी. ओके, अब नॉन रेसिडेंट अगर फॉरेन कंपनी का, नॉन रेसिडेंट का आउटसाइड इंडिया कुछ भी इनकम में इंडिया में टैक्सेबल है क्या? नहीं. अब इस नॉन रेसिडेंट ने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स? इस नॉन रेसिडेंट ने क्या किया? इस फॉरेन कंपनी ने क्या किया? अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, इन्होंने मिलके इस ये जो फॉरेन कंपनी है ना, ये फॉरेन कंपनी के शेयर्स दूसरे एनआर को बेच दिए. अंडरस्टैंड, वेरी इंटरेस्टिंग. एक एनआर ने दूसरे एनआर को फॉरेन कंपनी के शेयर्स बेचे. ओके, इसमें इंडिया का कुछ लेना देना है क्या? इंडिया में कुछ टैक्स अराइज हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ. यहाँ पे टैक्स इंडिया में क्यों पे करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल आया. ओके, बट अंडरस्टैंड इसमें हिडन इंटेंशन क्या था माय डियर स्टूडेंट्स? जब ये कंपनी ट्रांसफर हुई तो इस कंपनी के सारे बैलेंस शीट के आइटम ट्रांसफर हुए. मतलब ये जो शेयर्स थे ना, ये भी ट्रांसफर हुए. इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली इंडियन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं. इनडायरेक्टली इंडियन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं. जब इंडियन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं, व्हाट डज द इंडियन गवर्नमेंट से? टैक्स डिपार्टमेंट भाग रहा है इनके पीछे कि आओ टैक्स पे करो इन इंडिया. Okay, but what does Supreme Court say? Directly sell क्या हुआ है? फॉरेन कंपनी, राइट. तो शेयर्स हमें प्राइमा फेसी ट्रांजैक्शन ये देखना है. ओके, यस. तो एनआर है, फॉरेन कंपनी है, एनआर को बेचा है, तो इंडिया में टैक्स पे करने का सवाल नहीं होता.
ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हार गई, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हार गई, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स एक्ट में चेंज कर दिया। इनकम टैक्स एक्ट में चेंज करते हुए उन्होंने बोला कि कोई ऑफशोर ट्रांजैक्शन, मतलब इंडिया के बाहर अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करते हो, और ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन के वजह से अगर इंडिया का कोई भी एसेट ट्रांसफर होता है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पसेस ऑफ कैपिटल गेन्स। क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yes, come on, quickly take this down in your books. ओके, पूरा की पूरा समरी हम लोग अपने हाथ से तैयार करने वाले हैं अपने नोटबुक में। कम ऑन, क्विकली, यू शुड नॉट टेक मोर देन हाफ अ मिनट फॉर दिस। सेल और एक्सचेंज ऑफ एसेट, relinquishment, extinguishment, कंपल्सरी एक्विजिशन, पार्ट परफॉर्मेंस, ZCBs के मैच्योरिटी पे जो पैसा आता है उसको ट्रांसफर ट्रीट किया जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी टू मेंबर, मतलब कोई हाउसिंग सोसाइटी अगर अपने मेंबर को कन्वेंस डीड, सेल डीड या ऐसा कुछ करने से पहले ही ट्रांसफर कर देती है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको ट्रांसफर कहा जाएगा। ओके करण? ऑफशोर ट्रांजैक्शंस लीडिंग टू ट्रांसफर ऑफ एसेट इन इंडिया। हो गया लिख के? ओके, अब आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, ट्रांसफर एक्सक्लूड्स, बट इस लिस्ट में मैं आपके पास एंड में आऊंगी। ओके, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड देन वी विल कम टू दिस पर्टिकुलर लिस्ट। ओके, नाउ बिफोर आई गो अहेड माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक ओपन करो। ओके, आपके बुक के हेडर में क्या लिखा हुआ है, CA, CMA, CS एग्जीक्यूटिव, बराबर है? बराबर है, मतलब दिस बुक इज एब्सोल्युटली डिटेल्ड। मैंने जो बुक बनाई है वो पूरी की पूरी डिटेल्ड है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, उस कोर्स में टैक्सेशन इज द कोर, टैक्सेशन एंड ऑडिट आर द टू पिलर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जब हम कंपनी सेक्रेटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉज को समझना, लॉज को इंटरप्रीट करना, ओके, लॉज को क्या करना, एक्चुअली क्या ट्रीटमेंट है वो समझना, ये हमारे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, फिर हमको टैक्सेशन लॉज क्यों लिया गया है अपने सिलेबस में, इसलिए लिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज जब हम अपने किसी क्लाइंट को कंसल्ट करें, सो वी हैव टू ऑल्सो कीप इन टू माइंड द टैक्सेबिलिटी इश्यूज दैट अराइज। ओके, तो जो अपना सिलेबस है उसपे से अपना पेपर जो है वो MCQs पेपर है, राइट? तो ये इस बुक में कुछ पार्ट ऐसा होगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी दैट इट इज ओनली फॉर रीडिंग पर्पस। मैं एक एक्सक्लूसिव बुक बना रही हूँ अपने CS के बच्चों के लिए। ओके, CS के बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव बुक बना रही हूँ। सो जो सिंपल रहेगा, जो अपने सिलेबस में एप्लीकेबल है, उतना ही कवर होगा। बट अभी के लिए तो ये मटेरियल अपने पास अवेलेबल है। ओके, इसमें कुछ पार्ट जो ऐसा है, कुछ पार्ट ऐसा है जो सिर्फ अपने को रीडिंग पर्पसेस के लिए, मतलब नॉलेज पर्पसेस के लिए मैंने लिखा हुआ है, विच विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? तो कोई भी कंफ्यूजन मत रखना। अगर आपने कल हाउस प्रॉपर्टी में भी देखा तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो मैंने सॉल्व नहीं करवाए। क्यों? इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? क्योंकि अपने लिए अपने को जो एप्लीकेबल है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे भी मुझे लगता है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है, जैसे ये वोडाफोन केस हुआ, FIIs का केस हुआ, वहाँ पे मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो यू ओनली हैव टू ट्रस्ट। ओके, कुछ भी कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना। ओके, यस, लेट्स कम बैक। सो फर्स्ट कंडीशन क्या था माय डियर स्टूडेंट? फर्स्ट कंडीशन इज देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। कोई नहीं, सो देयर इज अ कैपिटल एसेट। नेक्स्ट कंडीशन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट कंडीशन है कि दिस कैपिटल एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर इज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 247, सेल और एक्सचेंज, relinquishment of asset, extinguishment of right of asset, right? Then compulsory acquisition, maturity of ZCPs, part performance, transfer, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर मेंबर को कोई ट्रांसफर करती है तो देन नेक्स्ट हमने क्या देखा लास्ट में, ऑफशोर ट्रांजैक्शंस, वोडाफोन केस। ओके, यस। अब ये ट्रांसफर कब होना चाहिए? कैपिटल एसेट है, इसका ट्रांसफर हुआ है, पर ये ट्रांसफर कब होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट? कब होना चाहिए ये ट्रांसफर? दिस ट्रांसफर शुड टेक प्लेस इन द प्रीवियस ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ तो कैपिटल गेन्स अराइज होगा, उस पर टैक्स पे करो. आई रिपीट, कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ तो उस पे कैपिटल गेन्स आएगा, उस पे टैक्स पे करो माय डियर स्टूडेंट. दिस इज व्हाट द इनकम टैक्स एक्ट इज सेइंग. इनकम टैक्स एक्ट कहीं पर भी उन्होंने ये बोला है कि अगर आपने किसी को कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी और सामने वाले ने पैसा देने के बाद आपको कैपिटल गेन्स पे करना है, कहीं पे भी ऐसा बोला गया है क्या? नो, द वर्ड्स यूज्ड आर आपने ट्रांसफर करी आप कैपिटल गेन्स पे करो, आपने ट्रांसफर करी आप कैपिटल गेन्स पे करो. आपने अगर किसी को ट्रांसफर किया है तो उससे पैसे वसूल करना ये आपकी जिम्मेदारी है, इनकम टैक्स एक्ट की जिम्मेदारी नहीं है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेट नहीं करेगा कि आप उससे कब वसूली करोगे फिर आप उसका टैक्स पे करोगे. नथिंग डूइंग. इनकम टैक्स एक्ट इज वेरी क्लियर, बोल रहा है कि अगर आपने आपका कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया, हमको तो भाई जिस साल में आपने ट्रांसफर किया है उस साल में हम क्या करेंगे, कैपिटल गेन्स मान के उस पर टैक्स कलेक्ट करेंगे. क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके. यस, अब इसको कुछ एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस आर द स्पेशल केसेस, वो हम लोग देखेंगे. आपको पता भी नहीं चलेगा कितने इजीली आपके दिमाग में वो बातें फिट हो जाएंगी. ओके. यस, तो ट्रांसफर मस्ट टेक प्लेस इन द प्रीवियस ईयर. आगे इस ट्रांसफर के बाद देयर शुड आइदर बी गेन और लॉस, क्योंकि जब हम इनकम बोलते हैं तो इट इंक्लूड्स पॉजिटिव इनकम एज वेल एज नेगेटिव income. So first condition, there must be a capital asset. Second condition, this has been defined under section 214. Second condition, it must be a transfer. This transfer has been defined under section 247, right? And then this transfer must take place in a particular in our previous year, and there should be gain or loss on transfer of this capital asset. Clear everyone? Clear everyone? Okay. अब जो हम आगे समझने जा रहे हैं वो सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट है. ओके. यस. नाउ जब हम कैपिटल गेन्स की बात करते हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, यस अनुष्का, ओके, जब हम कैपिटल एसेट्स की बात करते हैं, यस, ट्रांसफर में एक्सचेंज भी आता है. ओके. जब हम कैपिटल एसेट की बात करते हैं, ओके, सी, जब हम कैपिटल गेन्स की बात करते हैं तो मैम हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था ना टैक्स रेट्स, वो बताऊंगी ना मैं आगे, वो बताऊंगी मैं आगे कि अगर हम एक एसेट के लिए दूसरा एसेट अगर एक्सचेंज करते हैं तो वो एसेट क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो हम क्या करेंगे, उसका एफएमवी और उसका कॉस्ट देखेंगे. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से इसका कंपैरिजन करेंगे. अभी सब बता दूंगी तो आप लोग डर जाओगे. ओके. धीरे धीरे एज एंड व्हेन टाइम कम्स आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग. ओके. यस. सो कैपिटल गेन्स, मैम हमने टैक्स रेट्स वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें स्पेशल रेट्स में आपने बताया था कि कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है. दैट मीन्स कैपिटल गेन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस पे आता है? ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस पे आता है? ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. अब ये एसेट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, ये कौन डिसाइड करेगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग. क्या कौन डिसाइड करेगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या है? पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब आपने ये कब अक्वायर किया? फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन. व्हेन डिड यू एक्वायर? टू डेट ऑफ ट्रांसफर. मतलब ये एसेट, आपका एसेट कितने दिनों के लिए था? This is known as period of holding. This period of holding will decide whether your asset is long-term capital asset or your asset is short-term capital asset. Okay? Yes. So come on. आगे. So यहाँ पे there is long-term capital asset, short-term capital asset. Okay. Then there is period of holding. Now this chart is very, 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 very important. Okay. अब जो पूरे के पूरे कैपिटल एसेट है ना, ओके, जो सेक्शन 214 में जिन एसेट्स को हमने कैपिटल एसेट्स माना है ना, ओके, तो उसको शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है ये डिसाइड करते वक्त उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है. 1 फाइनेंशियल एसेट, 2 स्पेशल एसेट एंड 3 एनी अदर एसेट. ओके, एनी अदर एसेट. ओके. अब
ओके, फाइनेंशियल एसेट मतलब क्या, फाइनेंशियल एसेट में क्या क्या इंक्लूडेड है, लेट्स फर्स्ट सी दैट. फाइनेंशियल एसेट में माय डियर स्टूडेंट्स क्या क्या इंक्लूडेड है ये समझ लीजिए. ओके ओके, फाइनेंशियल एसेट में इंक्लूडेड है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स and listed preference shares. I'm going to give you time to write. Please understand, this is the basis of all capital, of the entire chapter of capital gains. Okay, yes, listed equity shares and listed preference shares. अगर हम इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसे हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, कुछ ऐसे हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है. अगर फिर अगला सवाल आपके मन में आया, मैम अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे है तो अनलिस्टेड कौन से लिस्ट में ट्रीट किए गए हैं, वो आते हैं स्पेशल एसेट्स की कैटेगरी में, अनलिस्टेड. ओके Sorry about that. I didn't hear anything. ओके, नो प्रॉब्लम. अरे क्या प्रॉब्लम है इसकी? जस्ट 1 मिनट माय डियर स्टूडेंट्स. Sorry about that. I didn't hear it. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, सो यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट यूज करूंगी. यहाँ पे हर बार अनलिस्टेड लिस्टेड नहीं लिखूंगी. आई एम राइटिंग हियर एल मतलब लिस्टेड, यूएल मतलब अनलिस्टेड. ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वट एवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू नाउ. तो अब कोई लिस्टेड इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स है, अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स है तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स वाले कैटेगरी में. तो अनलिस्टेड कहां पे जाएंगे, सेकंड कैटेगरी में, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, यस. ओके, जैसे शेयर्स है वैसे डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं. तो अगर हम अदर सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो अगर वो लिस्टेड सिक्योरिटीज है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है तो वो फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं, और अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है तो वो एनी अदर एसेट की कैटेगरी में जाते हैं. ओके, जस्ट लिसन टू मी, 2 मिनट्स के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा. Okay, so listed securities, unlisted securities. Okay, अब there are units of UTI. Okay, there are units of UTI, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको उसका रिटर्न वगैरह बहुत सारा एग्जेम्प्ट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ऐसे यूनिट्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, अब these units of UTI can be quoted और unquoted, मतलब कैन बी लिस्टेड और अनलिस्टेड, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो, सब के सब कवर होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में. ओके, फिर नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड. ओके, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड. यू नो व्हाट इज म्यूचुअल फंड माय डियर स्टूडेंट्स, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, सब की सब इस कैटेगरी में कवर्ड है. डू यू नो व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड मतलब आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है बट आपको पता नहीं है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, तो म्यूचुअल फंड कम्स इन. म्यूचुअल फंड कम्स इन और म्यूचुअल फंड बोलता है कि म्यूचुअल फंड क्या बोलता है, मिस्टर एक्स लिसन, तेरे पास पैसा है, तुमको पता नहीं है कहां पे इन्वेस्ट करना है, मैं बताऊंगा, आप मुझे पैसे दो. ओके, मैं आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करूंगा. ओके, अब इन्वेस्टमेंट कहां पे करना है इसके भी ऑप्शंस हैं. लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यस, अब इन्वेस्टमेंट किस पे करना है, अब इन्वेस्टमेंट करते वक्त दिस म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट इनटू इक्विटी शेयर्स आल्सो, कैन इन्वेस्ट इनटू इक्विटी शेयर्स. जो कंपनीज है स्टॉक मार्केट पे, उनके जो शेयर्स है लिस्टेड, उनमें इन्वेस्ट कर सकती है. सो ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स के, अपने इन्वेस्टर्स के, उनको कहा जाता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स. क्या कहा जाता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स.
फिर ऐसे कोई म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ओके। अब आपको क्या लगता है, नहीं बाबा नहीं, शेयर्स मतलब बहुत डरावनी चीज है, ओके। शेयर्स बहुत डरावनी चीज है, मुझे शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना, म्यूचुअल फंड सेफ जोन में इन्वेस्ट करो, सेफ जोन में इन्वेस्ट करो, अपने को अपना पैसा वापस आना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड क्या बोलता है, कोई बात नहीं, मैं डेट ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट करूंगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूंगा, जहां पे रिस्क फैक्टर भी कम है और रिटर्न भी कम है, ओके। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ओके। आप क्या बोलते हो म्यूचुअल फंड को, झमेला ही नहीं चाहिए, झमेला ही नहीं चाहिए, ना मुझे इक्विटी ओरिएंटेड चाहिए, ना मुझे डेट चाहिए, मुझे शेयर मार्केट से मेरा कोई लेना देना ही नहीं चाहिए। तो व्हाट डज म्यूचुअल फंड से, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, हम आपका पैसा इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज नोन एज यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी में जब म्यूचुअल फंड अपना पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसका यूनिट्स में कन्वर्ट करती है, उसको कहा जाता है यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, तो देर आर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, देर आर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड देर आर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। जब मैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स बोलती हूँ मतलब इनडायरेक्टली इन्वेस्टर ने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, डेट ओरिएंटेड मतलब इनडायरेक्टली उसने बाकी के सारे डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, और बिजनेस ट्रस्ट मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में होगा, ओके, फिर चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी ट्रीटेड अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल असेट, ओके। एंड लास्टली एंड हाँ, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स यहां पे हुआ तो आपके दिमाग में आया फिर मैम यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स कहां जाएगा, वो जाएगा इस कैटेगरी में, यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। फिर नेक्स्ट सवाल आया, मैम यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट कहां पे जाएगा? यस मैम, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट कहां पे जाएगा, वो भी आएगा यहीं पे, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ओके। Then next, zero coupon bonds are also covered under the category of financial assets. So when we decide that whether an asset is a capital asset, or a long-term capital asset or short-term capital asset, सबसे पहले my dear students concentrate, सबसे पहले आपको कैपिटल एसेट को इन 3 कैटेगरीज में से एक में डिवाइड करना पड़ेगा। Check whether it is a financial asset, whether it is a special asset or whether it is an any other asset. Okay, अब इस special asset में और 2 चीजें भी कवर होती हैं। अगर आपने कोई इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या अगर कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, ओके, इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, आउट ऑफ इंडिया अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उसको भी हम स्पेशल एसेट मानेंगे। अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब लैंड है या बिल्डिंग है या लैंड प्लस बिल्डिंग है, तो हम उसको स्पेशल एसेट मानेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आया, मैम ये 3 कैटेगरीज करने की जरूरत क्या थी? बिकॉज यहां पे पीरियड ऑफ फोल्डिंग क्या है, 12 1s are 12, 12 2s are 24 and 12 3s are 36. So 12 months, 24 months and 36 months are the deciding factor. Okay, this is what POH, मतलब अगर फाइनेंशियल एसेट आपके पास 12 महीने तक है, 12 months तक है, then it will be treated as short term capital asset. पर अगर आपके फाइनेंशियल एसेट्स आपके पास 12 महीने से ज्यादा के टाइम पीरियड तक है तो उसको हम ट्रीट करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। डू यू अंडरस्टैंड? अब फाइनेंशियल एसेट में क्या क्या आता है, यूनिट्स ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड ZCBs। अब अगर हम स्पेशल एसेट्स देखते हैं, ओके, ये हुआ फाइनेंशियल एसेट्स। अब अगर हम स्पेशल एसेट्स देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्पेशल एसेट्स में क्या क्या आता है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। देन अगर कोई सिक्योरिटी फॉरेन एक्सचेंज आउटसाइड इंडिया में अगर आपने इन्वेस्ट किया हो, देन इट इज ट्रीटेड एज स्पेशल एसेट। अगर कोई लैंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड या बिल्डिंग दोनों भी है, तो इसको क्या ट्रीट किया जाएगा, स्पेशल एसेट ट्रीट किया जाएगा। अब स्पेशल एसेट का कंडीशन क्या है, अगर आपका POH पीरियड ऑफ होल्डिंग, अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ्स है, अप टू 24 मंथ्स, ओके, तो ये क्या ट्रीट किया जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज
शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और अगर 24 महीने से ज्यादा आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ओके, इन केस ऑफ एनी अदर एसेट्स माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, इस एनी अदर एसेट्स में क्या क्या कवर्ड है? अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब बाकी कोई भी अदर कैपिटल एसेट होगा जो इनमें कवर्ड नहीं है, फाइनेंशियल में और स्पेशल में, वो सारे एसेट्स इस कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। ओके, देन लिमिट इज व्हाट? up to 36 months short term, more than 36 months long term. So come on my dear students, capital gain can be long term capital gain or short term capital gain. Long term capital gain arises on long term capital asset and short term capital gain arises on short term capital asset. Okay, अब long term capital asset होगा कि short term capital asset होगा, this depends on period of होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब वो एसेट आपके पास कितने टाइम पीरियड तक थी, वो हम कैसे कंप्यूट करेंगे? फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ ट्रांसफर, फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ ट्रांसफर। ओके फाइन, अब हमको पीओएच मिल गया, हमको पता है हमने एसेट, हमारे पास वो एसेट कितने सालों के लिए था। फिर हमको चेक करना है नेक्स्ट कि वो फाइनेंशियल एसेट है, स्पेशल एसेट है कि अदर एसेट है। फाइनेंशियल एसेट होगा तो व्हाट इज द टेस्ट? What is the test? 12 months, up to 12 months. ओके, मतलब 12 महीने का भी होल्डिंग रहेगा, डॉट 12 महीने का, तो भी वो शॉर्ट टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। अगर 12 महीने से एक दिन भी ऊपर रहेगा तो वो एसेट बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इन केस ऑफ स्पेशल एसेट, the deciding factor, the deciding limit is 24 months. Up to 24 months अगर आपके पास एसेट है, then it is treated as short term. अगर 24 months के ऊपर आपके पास वो एसेट है, then it will be treated as long term capital asset. In case of any other asset, my dear students, the deciding factor is 36 months. Up to 36 months अगर एसेट होगा, then it is short term capital asset. More than 36 months, then it will be treated as long term capital asset. ओके, अब फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या कवर्ड है? कम ऑन एवरीवन विथ मी, विजुअलाइज। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। ओके, अब यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स कोटेड हो, अनकोटेड हो, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स। स्पेशल एसेट्स में क्या कवर्ड है? अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, अगर कोई सिक्योरिटीज आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट करी है, और थर्ड लैंड और बिल्डिंग और लैंड प्लस बिल्डिंग। अब अदर एसेट्स में क्या आता है? अदर एसेट्स में क्या आता है जो ऊपर कवर्ड नहीं है? ओके, मतलब क्या? अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और एनी अदर एसेट, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स, राइट? ऐसा कोई भी एसेट अगर आप बेचते हो तो वो कवर हो जाएगा थर्ड कैटेगरी में, अदर एसेट्स की कैटेगरी में। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके, यस। सो यहाँ पे मैंने नोट 1, नोट 2 और नोट 3 में क्या क्या कवर होगा वो लिख के दिया है। डू यू वांट टू टेक इट डाउन द वे आई हैव रिटन इट? यस और नो? ओके, यस, कम ऑन प्लीज टेक दिस डाउन. It should not take more than 20 seconds. Then we'll go ahead. दिल थाम के बैठिए बच्चों, आज का सफर काफी लंबा है. पर बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है. डन? अच्छे से लिख के लेना, अच्छे से. एवरी टाइम वी हैव टू कम टू दिस एंड चेक कि अपना एसेट कौन सी कैटेगरी में है. तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे ना कि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है. फिर हम उसका गेन कंप्यूट करेंगे.
डन? इतना टाइम? वेटिंग फॉर योर थम्स अप. ओके. यस. ओके, लेट्स गो एट फर्दर. चलो आगे चलते हैं. ओके, तो अब तक हमने क्या देखा? क्विकली, कम ऑन मैम, आप बार बार क्यों रिपीट करा रहे हो? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये अगर आ गया ना तो आपको कैपिटल गेन में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं. ओके, यस. चलो, हमको देखने की ज़रूरत नहीं है मैम, कोई बात नहीं. ओके, आप ओरली सब समझा दीजिए. चलो, मैं ओरली सब समझा देती हूँ. यस. So, 4 conditions. There must be a capital asset. Capital asset has been defined under section 214. Section 214 कहता है कि means includes excludes. Means any property. Includes securities held by FIIs, चाहे वो stock in trade हो, चाहे वो investment हो. Okay, excludes में first stock in trade, second personal effects, third rural agricultural land, and fourth स्पेसिफाइड बॉन्ड्स. अब पर्सनल इफेक्ट्स मतलब पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी जिसके साथ उसका एसएससी का या उसके फैमिली का इंटीमेट कनेक्शन हो. इसके कुछ एक्सेप्शंस है जो कैपिटल एसेट माने जाएंगे. ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट. ओके, यस. आगे नेक्स्ट हमने देखा है कि पर्सनल इफेक्ट्स के बाद क्या आता है? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड. रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट बट अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड इज. तो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड मतलब क्या? अगर जो लैंड जिस एरिया में है, अगर किसी म्यूनिसिपैलिटी के लिमिट के अंदर होगा तो उसका पॉपुलेशन 10,000 या 10,000 से ज्यादा होगा, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड एंड इट विल बी अ कैपिटल एसेट. अगर उसका पॉपुलेशन 10,000 से कम रहा तो इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट बिकॉज इट विल बी अ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड. अगर वो म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटीज के लिमिट में नहीं है, उसके बाहर है, तो चेक करो कि वो कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर अदर लिमिट्स. अगर वो 2 किलोमीटर के अंडर है तो वहां पे मिनिमम पॉपुलेशन 10,000 म्यूनिसिपैलिटी के लिमिट से लेके वो 2 किलोमीटर तक वहां का पॉपुलेशन कितना होना चाहिए? मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख. अगर वो 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में है तो वहां पे मिनिमम पॉपुलेशन कितना होना चाहिए? 1 लाख टू 10, अब मैक्सिमम 10 लाख. ओके, अगर ऐसा होगा तो वो कैपिटल एसेट माना जाएगा. अगर वो 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पे पॉपुलेशन मैक्सिमम 10 लाख होनी चाहिए. गेटिंग इट? ओके, मतलब मैक्सिमम नहीं, सॉरी, वो 10 लाख से ऊपर वहां की पॉपुलेशन होनी चाहिए. ओके, देन दैट पर्टिकुलर एसेट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट. इसके बाद हमने देखा कि कैपिटल एसेट आइदर लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा. लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा ये डिपेंड करता है पीरियड ऑफ होल्डिंग पे. पीरियड ऑफ होल्डिंग मींस डेट फ्रॉम इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ ट्रांसफर. मतलब आपके पास वो एसेट कितने दिनों तक थी. ओके, अगर वो डिसाइड करते वक्त हमको देखना है कि अपना एसेट फाइनेंशियल एसेट है, अपना एसेट स्पेशल एसेट है, कि अपना एसेट एनी अदर एसेट है. अगर फाइनेंशियल एसेट है तो 12 महीने का लिमिट. अगर स्पेशल एसेट है तो 24 मंथ्स का लिमिट. अगर एनी अदर एसेट है तो 36 मंथ्स का लिमिट. नाउ व्हाट इज दिस फाइनेंशियल एसेट्स? व्हाट इज इंक्लूडेड? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड जेडसीबीज. स्पेशल एसेट में 3 चीजें हैं: अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी, देन फर्दर equity shares, preference shares, securities in foreign exchange, land or building or land plus building. ओके, और एनी अदर एसेट में क्या है? अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एक्सेट्रा. ओके, बाकी सारे कैपिटल एसेट्स थर्ड कैटेगरी में कवर होते हैं. ओके एवरीवन, यस. नाउ लेट्स गो हेड फर्दर. अब चलते हैं हम कैपिटल गेन की तरफ. ओके, अब इसका मास्टर चार्ट देखने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, एक मैं कॉमन सेंस की बात आपको बोलना चाहूंगी. ओके, एक कॉमन सेंस की बात आई वुड वांट टू डिस्कस विद यू. अगर मैं कोई एसेट बेचती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले तो हिसाब निकालूंगी. मतलब क्या करूंगी? देखूंगी कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में मेरा लॉस हुआ है कि मेरा गेन हुआ है. करेक्ट? यस. तो मैं क्या करूंगी? आई चेक
कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में मेरा गेन हुआ है कि मेरा लॉस हुआ है, तो वो मैं कैसे कंप्यूट करूंगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ हाउस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई एम बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, मेरे पास एक घर है, इस घर को मैंने बेचा से 100 lakhs में। ओके वेट, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी से ये जो घर है ना, ये घर मैंने खरीदा था, परचेज किया था। जब परचेज किया था तब मैंने इसको 10 लाख में परचेज किया था। ओके, फिर कई साल मैंने इसको यूज किया, फिर कई साल इसको यूज करने के बाद फिर कई साल इसको यूज करने के बाद मैंने क्या डिसाइड किया? हाँ, फिर कई साल इसको यूज करने के बाद मैंने इसको कुछ किया, रेनोवेशन किया। मैंने इसको रेनोवेशन किया। ओके, रेनोवेशन में मेरा खर्चा आया 5 लाख रुपए। ओके, अब मैंने डिसाइड किया है कि नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, आई वॉन्ट टू सेल दिस पर्टिकुलर हाउस। ओके, फिर मैंने क्या किया? आई अप्रोच अ पर्टिकुलर एजेंट। मैंने एक एजेंट को अप्रोच किया, और जब मैंने उस एजेंट को अप्रोच किया, माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने उस एजेंट को सेल करने के लिए अप्रोच किया, तो उसने क्या बोला? मेरा कमीशन रहेगा। ओके, तो मेरा कमीशन रहेगा, कितना रहेगा? से मेरा कमीशन है 1 लाख रुपए। मेरा कमीशन रहेगा 1 लाख रुपए। कितना रहेगा? 1 लाख रुपए। और अगर आप मुझे कमीशन देते हो 1 लाख रुपए का, तो मैं आपका प्रॉपर्टी सेल करके दूंगा और आपको 100 लाख रुपीज ला के दूंगा। ओके, यस। तो मैं जब इसका हिसाब निकालती हूं, तो मैंने बेचा कितने में? 100 लाख रुपए में, राइट? 100 लाख में बेचा। बेचने के लिए मेरा खर्चा कितना आया? 1 लाख रुपए। तो वो मैं नेट लेस कर दूंगी, मतलब मेरे हाथ में पैसा कितना आएगा? 99 lakhs। करेक्ट। इस 99 lakhs में मैंने जो इसका रेनोवेशन किया है 5 लाख रुपए, वो लेस हो जाएगा, बराबर है। अब मैंने जो परचेज किया है वो परचेज कॉस्ट इसमें से लेस हो जाएगा, बराबर है। मतलब मेरा प्रॉफिट कितना आया? 99 minus 5 minus 10, so that comes to 84 lakhs। yes or no my dear students? इसमें कुछ रॉकेट साइंस है? नहीं। अब चलो मास्टर चार्ट देखो। अब आप लोग ये मास्टर चार्ट देखो, क्या है यहाँ पे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दिस इज नथिंग बट सेल कंसिडरेशन। इसमें लेस क्या करो? कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, जो कमीशन मैंने दिया बेचने के लिए, दिस इज नथिंग बट नोन एज एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। इसको आप लेस करो। ओके, इसको आप लेस करोगे तो आपके हाथ में क्या आएगा? नेट सेल कंसिडरेशन आएगा। ओके, अब आपके हाथ में नेट सेल कंसिडरेशन आया। इसमें से आपको लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या लेस करना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब आपने कितने में इसको परचेज किया, परचेज प्राइस आपको इसमें से लेस करना है। ओके, फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद लेस होगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मतलब क्या मैंने रेनोवेशन किया, मैंने उसमें कुछ डेवलपमेंट किया, मैंने कुछ प्रॉपर्टी में चेंजेस किए, तो वो खर्चा यहां से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ओके, यस। सो दिस इज नथिंग बट इंप्रूवमेंट कॉस्ट। ओके, फिर आ जाएगा मेरा कैपिटल गेन। इसमें से अगर कुछ एग्जेम्पशंस होंगे तो वो मैं लेस कर दूंगी। ओके, ये चीज़ तो बहुत सिंपल है मैम, इसमें कुछ बताने की भी और एक्सप्रेसली लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो कोई भी लेमैन भी कैलकुलेशन कर सकता है। ओके, अब मज़ा आएगा। अब आपको असली मज़ा आएगा। ओके, से फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, नहीं, पहले मैं ओके, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देन विल गो बैक टू थ्योरी। मैं थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ाना चाहती हूँ आज। ओके, से मैंने ये जब प्रॉपर्टी परचेज किया था माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने जब ये प्रॉपर्टी परचेज किया था तब मानो मैंने 2001 में इस प्रॉपर्टी को परचेज किया है। 2001-2002 में मैंने इस प्रॉपर्टी को परचेज किया है। मैंने इस प्रॉपर्टी का रेनोवेशन किया था 2004-05 में, और अब जाके आज की तारीख में, आज के साल में इसको बेच रही हूं 2020-21 में। ओके, 2020-21 में मैं आपको ये प्रॉपर्टी बेच रही हूं। अब मजा देखिए। असेसी गया रोते रोते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोला, इनकम टैक्स सुन, दरवाजा खोल, तू देख तू मेरे साथ क्या कर रहा है।
तो देख तूने मेरे साथ क्या किया, देख मैंने कब परचेस किया था इसको, 2001-2002 में परचेस किया था, 2001-2002 में परचेस किया था, और आज बेच रहा हूं 2020-2021 को। ओके, अगर लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर मैंने जब मैंने जिस साल मैंने परचेस किया ना, उस साल अगर मैं बेचने जाता तो इस प्रॉपर्टी की कीमत आती 50 लाख रुपए, बट आज मैं बेच रहा हूं इसलिए इसकी प्रॉपर्टी की कीमत है 100 लाख। अब इतने सालों में इस 10 लाख की कीमत भी तो बढ़ गई थी, राइट? जो 10 लाख में मैं 2001-2 में परचेस कर सकती हूँ, क्या वही प्रॉपर्टी मैं आज 2020-21 में परचेस कर सकती हूँ? नहीं। इन्फ्लेशन, करेक्ट, राइट? सो दाम बढ़ गया है, फिर तो क्या बोलता है कि ये जब तू कॉस्ट लेस करेगा तो तू 2001-2 का कॉस्ट लेस कर, बराबर है ना? तो मैं नहीं लेस करूंगा, मैं उतना अमाउंट लेस करूंगा जो इस साल का इक्विवेलेंट है। इस साल का इक्विवेलेंट है 2020-21 में मैंने इसको बेचा है ना, तो मैं इस कॉस्ट को 2020-21 के कॉस्ट में कन्वर्ट करूंगा। ओनली देन मैं उस पे टैक्स पे करूंगा। अंडरस्टैंडिंग? ओके, लॉजिकल है? जो असेसी बोल रहा है वो लॉजिकल है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मानना चाहिए, हाँ या ना? यस, आई वॉन्ट योर आंसर्स। मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? हिज व्यू इज करेक्ट और हिज व्यू इज रॉन्ग? कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट योर आंसर्स। यस, कम ऑन। हिज व्यू इज करेक्ट और हिज व्यू इज रॉन्ग? करेक्ट है? करण, खुशबू, सुरभि, यस, सबको क्या लग रहा है? आशीष, अनुष्का, आदित्य, मृदुल, सबको चलो बताओ क्या लग रहा है? व्यू इज करेक्ट, बराबर है। तो इनकम टैक्स एक्ट सोच में पड़ गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोच में पड़ गई। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला? एक काम करते हैं, हम लोग कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालते हैं। ओके, यस, ओके, हम लोग कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालते हैं। मतलब इतने सालों में, ओके, बिफोर आई फॉरगेट टू टेल यू, ओके, आई वांट दिस टेबल इन योर नोटबुक, इन द लास्ट पेज ऑफ योर नोटबुक, क्योंकि हर बार जब हम कैपिटल गेन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वी आर गोइंग टू नीड दीज इंडेक्सेस। ओके, इसको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको नोटबुक के लास्ट पेज पे लिखना है, क्योंकि हर बार हमको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम हर बार जाके इस पेज को रेफर करें। ओके, यू हैव टू डू इट। यस, आगे तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालेंगे, माय डियर स्टूडेंट्स। कीप दैट पेज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, कीप दैट टेबल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब 2020-21 में डिपार्टमेंट ने क्या बोला? सुनो, हाँ, डिपार्टमेंट भी बहुत स्मार्ट है, उसने कैसे रिजॉल्व किया ये प्रॉब्लम, ये समझते हैं। 2020-21 में उसने पूछा कि 2020-21 में बताओ मुझे कि इसका इंडेक्स कितना है। इस साल का इंडेक्स कितना है? 301, बराबर है। अब ये एक्सपेंसेस जो हुआ है वो इसी साल में हुआ, इसलिए यहाँ पे तो इन्फ्लेशन की कुछ प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत है नहीं, यहाँ पे कुछ इन्फ्लेशन इंडेक्स का इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम ये 5 लाख देखते हैं, तो ये 5 लाख का खर्चा कब किया था मैंने? 2004-5 में, 2004-5 में। ये खर्चा कब किया था? 2004-5 में। अब उस टेबल में से देख के बताओ माय डियर स्टूडेंट्स कि 2004-5 में इंडेक्स कितना था? इंडेक्स कितना था इंडेक्स? यस, कितना था इंडेक्स? हेलो चंद्रिका, hi, where are you? You're not attending live? Oh, today is very important day, dear. If you do not listen to today's lectures, तो आपको कल कैसे समझेगा? %100%? Okay. Then no problem. I want to see you live tomorrow. हाँ? मैं क्लास के बीच में कॉल कर रही थी ना, इसलिए प्रॉब्लम था। ओके,
नो प्रॉब्लम चंद्रिका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज नेटवर्क इशू है तो आप कल ज्वाइन कर लीजिए. ओके, यस 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 यस. ओके, तो कितना इंडेक्स, टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, द इंडेक्स इज हाउ मच, 113. ओके, नो प्रॉब्लम. अब उसने परचेज कब किया है, परचेज 1-2 में किया है, तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स 1-2 का इंडेक्स क्या है. 2001 2002 का इंडेक्स कितना है, 100 रुपीज है, 100 है, रुपीज नहीं सॉरी, 100 है. ओके ओके, अब लिसन ना, लिसन, वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला ऑन आवर ओन लॉजिकली. तो व्हाट डज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि अब 113 को आपको कन्वर्ट करना है 301 के लेवल पे, बराबर है. तो अब मुझे बताओ कि अगर जब आपने परचेज किया 2004-5 में, तब इन्फ्लेशन था 113. आज जब आप सेल कर रहे हो तो इन्फ्लेशन है 301. ओके, तो तब आपने 113 जब था, ओके, तब आपने कितने पैसे खर्च किए थे, 5 लाख रुपए. तो इसके लिए आज का कॉस्ट क्या होगा, तो इसके लिए आज का कॉस्ट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, सो इसको अगर मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट करती हूं, सो व्हाट कम्स द फॉर्मूला, 5 लाख क्या है, इट इज कॉस्ट ऑफ परचेज, सॉरी इट्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. ओके, नो प्रॉब्लम. तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स, इनटू मैं क्या करूंगी, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी, मतलब 5 lakhs इंटू 301 इंटू डिवाइडेड बाय 113. मतलब मेरा यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दिस इज 5 लाख रुपीज, मल्टीप्लाइड बाय 301, दिस इज इंडेक्स ऑफ विच ईयर, इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर. मतलब आपने जिस साल ट्रांसफर किया उस साल से कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो 113 से. ये कौन से साल का इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ ईयर इन विच इंप्रूवमेंट इज मेड. यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स, यस और नो. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. ओके, यस, अब 10 लाख का देखते हैं. ओके, 10 लाख के केस में क्या होगा देखते हैं. 10 लाख के केस में क्या हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, 10 लाख के केस में जब परचेज किया था तो इंडेक्स था 100. आज जब बेच रहे हैं तो इंडेक्स है 301. तो जब परचेज किया था मैंने 10 लाख में, तो इसका इक्विवेलेंट आज के तारीख में पैसा कितना होगा. तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी. सो 10 lakhs इंटू 301 divided by 100 is nothing but my indexed cost, right? इसको अगर मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट करती हूं, that is cost of acquisition or cost of purchase, cost of acquisition into index of year of transfer divided by index of year of acquisition. Clear everyone? पहले समझ में आया? इज इट सिंपल, लॉजिकल, इजी? कैपिटल गेन्स कितना इजी है ना? इज इट इजी? यस? ओके, चलो अब हम आगे चलेंगे. ओके, आगे चलते हैं हम लोग थ्योरी की तरफ. नाउ व्हाट डज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से माय डियर स्टूडेंट्स? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपका गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा. अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखा होगा तो व्हेन आर द एसेट्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? इन केस ऑफ फाइनेंशियल एसेट 12 months, इन केस ऑफ स्पेशल एसेट 24 months, इन केस ऑफ अदर एसेट्स 36 months, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में इतना कौन सा पहाड़ टूटने वाला है, इतना कौन सा कॉस्ट में चेंज आने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन नहीं करने देंगे. इसलिए यहाँ पे आपको लेस करते वक्त कॉस्ट ही लेस करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही लेस करना है या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ही लेस करना है. यहाँ पे हम आपको इंडेक्सेशन नहीं करने देंगे. पर अगर आपका गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है,
मतलब कुछ प्रॉपर्टी है जो 5 साल पहले, 50 साल पहले, 10 साल पहले, 8 साल पहले, राइट, 80 साल पहले